का केंद्र बन गया है पश्चिम बंगाल, जहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां लगातार अपना कैंप कर रहे हैं, जा रहे हैं और एक बार फिर घुसपैठियों की चर्चा शुरू कर दी है। दूसरी ओर चुनाव आयोग किस तरीके से एसआईआर के जरिए क्या कुछ करना चाहता है, वो लगातार खबरों में वो बातें आ रही हैं, खुलासे हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग बैकफुट पर भी आया है। कई खुलासों के बाद उसको भी यह आभास हुआ है कि गलतियां उसकी जो हैं या जो कुछ वो करना चाहता है वो चीजें पकड़ में आ रही हैं, लेकिन अभी भी वहां पर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जारी हैं और चुनाव आयोग पर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वो सरकार से मिलकर पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है कि क्या कुछ कर रही है वहां पर सरकार और क्या कुछ कर रहा है चुनाव आयोग, और दोनों किस तरीके से एक दूसरे की मिली भगत से पश्चिम बंगाल में गलत तरीके से सरकार बनाने की कोशिश में है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बिहार में सरकार बनी है या फिर महाराष्ट्र में। यानी कुल मिलाकर इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार फिर घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर सुनवाई आनी है। पर जिस तरह से अमलेंदु जी लगातार ये चुनाव आयोग एसआईआर पर मतदाता सूची को लेकर जो खबरें आ रही हैं, लगातार दबाव की खबरें तो है ही, लेकिन मतदाता सूची में चुनाव आयोग अपनी तरफ से बिना स्थानीय अधिकारियों, बिना स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के कैसे मतदाता सूची में लोगों के नाम हटा रहा है, इस बात का खुलासा हुआ। चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और बैकफुट पर उसको आना पड़ा। बावजूद इसके गृह मंत्री अमित शाह फिर घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अमित शाह जी को अपना इम्यूनरेशन फॉर्म जो है वो भरना चाहिए जी। जहाँ से भी हो वहाँ से भर दें, तो पहले मालूम पड़े कि वो क्या हैं, भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। क्योंकि लगातार बात करना घुसपैठिए, चुनाव आयोग भी बात करे घुसपैठियों की, मिले घुसपैठिया एक भी नहीं, तो ये तो बड़ा संकट का सवाल है। भाई जो कागज पूरे देश भर से मांगे जा रहे हैं वो अमित शाह जी से भी मांगे जाएं, मोदी जी से भी मांगे जाएं, उनके पास वो कागज है कि नहीं हो, ज्ञानेश कुमार जी से भी मांगे जाएं। ज्ञानेश कुमार जी के माता पिता का नाम 2003 की सूची में था कि नहीं था, एसआईआर जो कही जा रही है 2003 की, उसमें था कि नहीं था। विवेक जोशी जो हैं उनके माता पिता का नाम था कि नहीं था। सुखबीर सिंह संधू है, उनके माता पिता का उसमें नाम था कि नहीं था, ये बताया जाए। तो ये उनसे पूछा जाए। जन्म प्रमाण पत्र हैं उनके पास अपने की नहीं है। भाई आप लोग तो सरकारी नौकरियां कर चुके, तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं, या बिना जन्म प्रमाण पत्र के ही भर्ती हो गए थे सरकारी नौकरियों में, ये भी मालूम पड़े। तो ये सारी चीज़ मालूम पड़े। लेकिन समीर जी, ये तो खैर एक व्यंग की बात हो गई। कुल मिलाकर जो चुनाव आयोग के जरिए गड़बड़ी करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि आरोप है तृणमूल कांग्रेस का साफ तौर पे, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। अमित शाह जी कुछ कहें, वो एक राजनेता हैं, एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको छूट है। इसलिए छूट है कि वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात है, वो भी कह सकते हैं। ममता बनर्जी उन पर आरोप लगा सकती हैं, वो ममता बनर्जी पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था, वो राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप में एक मोहरा बन जाए, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। देखने में ये आ रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर ही काम कर रहा है, जो विपक्ष के आरोप हैं, और उसको खुद साबित करते हुआ नजर आता है। आखिर क्या बात है कि जिसकी हम लोगों ने कल भी चर्चा की, परसों भी चर्चा की थी, कि सुप्रीम कोर्ट में जब कहा चुनाव आयोग ने कि उसका डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में खामियां हैं और 2023 के बाद वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, और चुपचाप उसे 8 दिनों के बाद 12 राज्यों में जो एसआईआर चल रही थी उसमें उसको लागू कर दिया गया और उसमें और भी मॉडिफिकेशन कर दिए गए। तो क्यों आपने इसको सुप्रीम कोर्ट में मिथ्या वाचन किया, क्यों आपने वहाँ गलत बोला, झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद आपने इसको लागू कर दिया। बाद में आपने सुप्रीम को बताया भी नहीं कि हमने उसको लागू कर दिया है। आपने अपने मैनुअल का भी उसमें पालन नहीं किया कि मैनुअल आपका जो है वो क्या कहता है और किस तरीके से उसमें किया जाता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, ये इसमें चुनाव आयोग बना हुआ है। और जो अब जब आप पे आपत्तियां उठी, अखबारों में खबरें आई कि ये आपने कर दिया है, उसके बाद फिर आप तुरंत बैकफुट पे आ गए और फिर आपने जो नए नोटिस इशू होने थे उन पर आपने रोक भी लगा दी और सुनवाई पर आपने रोक लगा दी कि अब कोई नया नहीं जाएगा। और फिर आपको स्वीकार करना पड़ा कि आपके डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसने गलतियां की हैं, जबरदस्ती नाम काट दिए, ये आपको कहना पड़ा। तो ये
अब जब आपको ये मानना पड़ा तो इसका मतलब कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उन आरोपों की सत्यता है, उनको आप स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। और इसको इन तमाम चीजों को लेकर तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग से मिला भी है और उसको एक मेमोरेंडम दिया है और तृणमूल कांग्रेस ने इसकी सूचना दी है। एक ट्वीट किया है लंबा चौड़ा, तृणमूल कांग्रेस का जो आधिकारिक हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है और उसमें लिखा है, उस ट्वीट को भी हम लोग देखेंगे, जिसमें लिखा है कि सो कॉल्ड SIR एक्सरसाइज की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में डेमोक्रेसी पर चुपचाप हमला किया है। लाखों असली वोटर्स के नाम बिना किसी ट्रांसपेरेंसी, नोटिस या अकाउंटेबिलिटी के चुपचाप डिलीट कर दिए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल गलत काम का जवाब मांगने के लिए हमारा 5 सदस्यीय डेलीगेशन एक बार फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल के ऑफिस गया। हमारा स्टैंड साफ है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अजीब और मनमाने लेवल के तहत ब्रांड किए गए वोटर्स की पूरी लिस्ट तुरंत पब्लिश की जानी चाहिए, जिसमें असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और कैटेगरी वाइज साफ साफ ब्रेकअप हो। इस कैटेगरी को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए क्राइटेरिया, मेथड और लीगल अथॉरिटी को बिना देर किए पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। 85 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए SIR के तहत सभी वेरिफिकेशन, सुनवाई और ऑथेंटिकेशन उनके घरों पर ही होनी चाहिए, न कि डराने और बाहर निकालने के लिए बनाई गई लाइनों में। इन मांगों पर हमारे 5 सदस्यों वाले डेलीगेशन ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया। बंगाल ऐसी डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं करेगा जो डिलीशन, डर और चुप्पी से चलती हो। तो ये ट्वीट किया है और कई लोग, अमलेंदु जी वहां पर जब अपना वेरिफिकेशन के लिए गए, बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन है, जो बहुत 80 साल के ऊपर है, चुनाव आयोग व्यवस्था तो करता है कि उनके घर जाकर वोट ले लेगा, लेकिन उनको अपना मतदाता सूची में नाम ढूंढने के लिए उनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। बिल्कुल, घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और उनको सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं और परेशान किया जा रहा है, जो कि TMC का आरोप है। और उन्होंने ये विज्ञापन जो है वहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कोलकाता में उनको दिया भी है। और खबर ये है कि शायद आज नहीं, 31 कल है ना, कल, हाँ, कल अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग में मुलाकात भी कर सकते हैं, ये भी सूचना मिल रही है। अभिषेक बनर्जी ने भी बहुत तगड़ा हमला बोला है, हालांकि वो बांग्ला में उनकी बात है तो उसका यहाँ सुनवाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत तगड़ा हमला इसको लेकर बोला है। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हैं और उन्होंने जो है बहुत तगड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है, समीर जी, कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना हथियार बना लिया है हमला करने का। ये असित मजूमदार है, सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं असित मजूमदार। और वही बात तृणमूल कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट में भी किया है। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो सुनते हैं तृणमूल कांग्रेस के विधायक असित मजूमदार क्या कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर इस समय पश्चिम बंगाल में जबरदस्त एक हंगामा मचा हुआ है, वहां चुनाव आयोग घिरा हुआ है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, वहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन सुनते हैं असित मजूमदार क्या कह रहे हैं, किस तरीके के आरोप चुनाव आयोग पर वो लगा रहे हैं। देखिए, वो जो लोगों का चाकरी गया है उसको साथ मेरा सांसद कल्याण बनर्जी है और कल्याण बनर्जी ये जिस लोगों को चाकरी चला गया उस लोगों को सबको लेके सवाल किया है और केस भी जीता है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ के और कोई पार्टी उस लोगों को साथ नहीं है। वो बीजेपी वाला और CPM वाला वो चाहता है इस लोगों को नौकरी चला जाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस चाहता है जो लोग चाकरी में है उसको चाकरी रह जाए। वो जो सुमन विश्वास के बारे में आप बताता है, वो आदमी मेरा जो ख्याल है वो बांग्लादेशी है। वो इधर कैसे नौकरी मिला ये तदंत होने पड़ेगा।
तो ये वह असित मजुमदार हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता विधायक हैं, और कह रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग की वजह से वहां लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस तरह के तमाम बुजुर्गों से बात की है, लेकिन ये अब भले ही नियम कहा है कि अब आगे कोई नोटिस नहीं जाएगा अमलेंदु जी, लेकिन जिन लोगों को नोटिस गए 3-4 दिन वो लोग किस तरीके से परेशान रहे, लाइनों में लगे रहे, अफरा तफरी हर जगह मची रही, यानी पूरा आम जनता जो है वहां पर बिल्कुल परेशान दिखाई पड़ रही है, सब की कहीं किसी की नागरिकता न चली जाए। हाँ बिल्कुल इसी को दिखाई पड़ रही है। और तृणमूल कांग्रेस ने एक टीवी चैनल की एक वीडियो क्लिप जो है उसको पोस्ट करते हुए ये बताया है कि 96 साल के बुजुर्ग जो हैं, ये देखिए ये है वो, समझिए इसको आप बता भी सकते हैं, अंग्रेजी में ट्वीट किया है, हिंदी में बता सकते हैं। ये एक लिखा हुआ है उसमें, उसका कि बुजुर्गों से बात करते हुए इसको टैग किया है तृणमूल कांग्रेस ने, और लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को क्रूरता का जरिया बना दिया है। एक 96 साल के बुजुर्ग जो बीमार हैं और जिन्हें 2 स्ट्रोक आ चुके हैं, उनको आज अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। एक आदमी जो 2002 से वोट दे रहा था, उसे भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने एक ही झटके में मिटा दिया। SIR ड्राइव एक पॉलिटिकल हथियार है जिसे मुश्किल नागरिकों को हटाने, बंगालियों को बेइज्जत करने और बुजुर्गों को डराकर चुप कराने के लिए बनाया गया है। एक इलेक्शन कमीशन जो 96 साल के बुजुर्ग को परेशानी से नहीं बचा सकता, उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। जब संवैधानिक संस्थाएं रूलिंग पार्टी के सैनिक बन जाती हैं तो डेमोक्रेसी खत्म नहीं होती, बल्कि उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये चीज कहा है, और इस तरह के कई बुजुर्गों को देखा गया है। वहां से बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं जिनमें कैसे लोग वहां परेशान हो रहे हैं। हाँ बहुत विजुअल इस तरीके के आ रहे हैं, और तृणमूल कांग्रेस लगातार जो है वहाँ कर रही है इसको। और आज अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी शायद आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, और उन्होंने भी कहा है कि वहाँ बंगाल में जो किया जा रहा है SIR के नाम पे ये गलत है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये उन्होंने भी आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करके कहा है, समझिए। तो बंगाल में एक बड़ा मसला ये बनता चला जा रहा है। और इतवार को तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था चुनाव आयोग से जाकर, उसने आपत्तियां दर्ज कराई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने दिन में ब्रेकिंग किया था, बताया था कि किस तरीके से उसी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लागू कर दिया गया, उससे कितना वहाँ गड़बड़ हो रही है। उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने उसको वहाँ रोक लगाई कि आगे से कोई नया नोटिस इशू नहीं होगा, लेकिन जो जिनको हो चुके हैं नोटिस इशू उनकी सुनवाई जारी रहेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन ये स्वीकार किया कि ऐसे करीब 30-32 लाख लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। 30-32 बड़ी संख्या है। लगभग 94 लाख लोगों को जो है नाम इस तरीके से जो है वो कटे हैं जो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से। और उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका जो आपने ऑनलाइन जो जारी की उसमें नाम नहीं है, लेकिन जो हार्ड कॉपी थी उसमें नाम है उनका, उसमें नाम है, लेकिन आपने काट दिया ऑनलाइन के आधार पर उनका नाम। अब वो अब लेके अपना ढूंढता, जिसके पास है 2002 की सूची हार्ड कॉपी वो तो ठीक है, पर जिसके पास नहीं वो क्या करेगा, उसको तो आपने काट दिया। बिल्कुल। अब कहाँ से लेके आएगा? कहाँ से लेके आएगा? 2002 की वो सूची आपके पास है, लेकिन आप उसे नहीं देंगे क्योंकि आपको नाम काटने, जितने आपकी आवश्यकता थी आपने उतने चढ़ा दिए। जी बिल्कुल। तो ये कई सारे ये चुनाव आयोग इसमें घिरा हुआ है, और किस तरीके से अपने ही फैसले को, यानी कि अब आगे नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो नोटिस जारी किए गए हैं वो किस तरीके से उसमें घालमेल किया गया है, घपला किया गया है। वहाँ के अधिकारियों को, ERO जो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है, उसको पता ही नहीं है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए किसी को नोटिस देना है, और नोटिस पहले ही जा चुका है। तो बहुत वहाँ पर जो अधिकारियों का संघ है उसने भी आपत्ति जताई है, और वहां निर्वाचन आयोग से मिला है, उसको लेकर पत्र दिया है। पर किस तरीके से चुनाव आयोग जो आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो इन सारे उदाहरणों से बिल्कुल पुख्ता साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही इसीलिए तृणमूल कांग्रेस उनको चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम कह रही है। एक और बड़ा राजनीतिक मुद्दा है अमलेंदु जी, देहरादून में एक त्रिपुरा के एक छात्र की वहां पर कई लोगों ने पीटा, उसके बाद करीब 2 हफ्ते तक अस्पताल में संघर्ष करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको लेकर भी उत्तर पूर्व में, असम में और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से एक माहौल, राजनीतिक माहौल है। चूंकि उस लड़के को जब देहरादून में मारा पीटा गया तो उसको विदेशी बताकर
और इसको लेकर काफी जो एक कह लीजिए कि उत्तर पूर्व के राज्य हैं, वहां के राज्यों के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। और चूंकि देहरादून उत्तराखंड भी बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी वहां देखी जा रही है। हालांकि देहरादून के एसपी ने उस पर सफाई दी है और क्या कुछ कहा है उसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन यह मामला भी राजनीतिक एक तूल पकड़ता जा रहा है। गौरव गोगोई ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है, बड़ी नाराजगी जताई है और बहुत गुस्सा दिखाया है। कह रहे हैं कि पूरे उत्तर पूर्व में इस घटना को लेकर किस तरह की का गुस्सा है लोगों में। पर सुनते हैं पहले देहरादून के एसपी ने इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहा है। छात्र की हत्या हुई है, अभी तक की जो जांच हुई है, क्या उसमें नस्ली टिप्पणी का कोई मामला सामने आया? हाँ, देखिए दिनांक 9 तारीख को इसमें एक सेलाकुई थाना क्षेत्र में एक शॉप के बाहर 6 जो युवक थे वो अपने किसी पार्टी के प्रयोजन से वहां इकट्ठा हुए थे और वहीं पर जो डिजीज जो है जो अपने ब्रदर के साथ वहां पर आवश्यक कामों के लिए वहां पर पहुंचे थे। और जो एक ग्रुप था वहां पर जो पहले से इकट्ठा था वहां पर इसमें 6 लोग थे, जिसमें एक जो है मणिपुर का निवासी था, साथ ही साथ इसमें एक नेपाली मूल का लड़का था, साथ ही एक यहाँ पर बोक्सा जनजाति से लड़का वो भी था और अन्य इसमें 3 लोग थे वहां पर मौजूद और वापस में वहां पर बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान हीट ऑफ द मोमेंट्स में वहां कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके कारण जो हम हाथापाई मारपीट शुरू हो गई, जिसमें जो है इंजर्ड को काफी चोटें लगी थी, जिसका इलाज के दौरान दिनांक 26 तारीख को प्रातः डेथ हो गई थी। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र तत्काल कोई सूचना पुलिस को नहीं प्राप्त हुई थी और इसमें अगले दिन एक दिन बाद जो है प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया था, जिसमें यह भी अंकित किया गया था कि इसकी प्रकरण की सूक्ष्म जांच इसमें कर ली जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। उसके बाद जो धारा 173 बीएनएसएस है उसके तहत उसकी जांच करते हुए प्रकरण सही पाते हुए उसमें सारे मेडिकल रिपोर्ट्स को लिया गया और साथ ही साथ घटनास्थल से सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से अभियुक्त गणों की जानकारी की गई, जिनकी बाद में गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अभियुक्त अभी भी फरार है। इसमें कोई नस्ली टिप्पणी का मामला सामने आया है? देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पर जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे या परिजन है या अन्य लोग हैं उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्ली टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो चाहे वो अन्य प्रांतों से हो, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। कप्तान साहब, जो इसके परिजन हैं छात्र के, उसके फादर और स्टूडेंट्स यूनियन है जो चकमा, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि पुलिस ने एफआईआर करने में देरी की और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया। देखिए, ये एलिगेशंस चूंकि जो घटनाक्रम हुआ मैं अभी इसको रिफ्यूज करता हूं, चूंकि घटना की शिकायत ही 24 घंटे बाद जो है थाने पर दी गई थी और जो इसमें एफआईआर कंप्लेंट्स आई थी उसमें अज्ञात अभियुक्त गणों के बारे में लिखा गया था। तो जब अभियुक्त के बारे में जानकारी भी नहीं थी उस समय पुलिस को कि क्या घटनाक्रम टोटली हुआ है, क्या वहां इंसिडेंट हुआ है और कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो उनको बचाने का प्रयास नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये चीज जांच के बाद स्पष्ट हुई है कि घटनाक्रम इस तरह से हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट्स को लेने के बाद उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा इंक्रीज गई और सभी अभियुक्तों को जो यहाँ प्रेजेंट थे उनको चिन्हित करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। चूंकि इसमें एक अभियुक्त नेपाल ओरिजिन का था, वो पहले ही वहां से निकल गया था, जिसकी तलाश में हमारी टीमें लगी हुई है। एक आखिरी क्वेश्चन ये कि तो ये किस तरीके से वहां पर क्या कुछ हुआ वो बता रहे हैं देहरादून के एसपी। लेकिन वहां जो एंजल चकमा नाम के उस छात्र की जान गई है, उसको उनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कोई मदद नहीं की। काफी देर के बाद वहां पर एफआईआर दर्ज हुई और जो वहां जिस तरीके से पहचान पूछकर उसको मारा पीटा गया, विदेशी बताया गया, उस पर कोई संज्ञान शुरुआत में नहीं लिया। हालांकि उस बात से इनकार कर रहे हैं एसपी देहरादून के, लेकिन ये चीजें सामने आई हैं और इसको लेकर पूरे उत्तर पूर्व के राज्यों में जबरदस्त नाराजगी है। अमलेंदु जी, बिल्कुल पूरे उत्तर पूर्व के राज्यों में जबरदस्त नाराजगी है और
समीर जी, भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर बुरी तरीके से घिरी हुई है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जो नफरत का एजेंडा तैयार किया है उसके दुष्परिणाम अब इस तरीके से सामने आने लगे हैं। पहले मुसलमान और दलित निशाने पर होते थे, अब हिंदू निशाने पर आने लगे हैं और ये बीजेपी के निशाने पर आ रहा है। तो ये साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने आज एक AI जनरेटेड वीडियो भी जारी किया है कि नरेंद्र मोदी का क्या नफरती एजेंडा, उसको भी हम लोग देखेंगे वो वीडियो क्या है। गौरव गोगोई ने इसको लेकर कल तीखा हमला बोला था, कहा था कि मैं उत्तर पूर्व का हूँ लेकिन मैं चाइनीज नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने बात की थी और बहुत व्यथा के साथ जो था वो गौरव गोगोई कहते सुने गए थे। ताज्जुब की बात यह है कि किरण रिजिजू जो खुद नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और उनको नॉर्थ ईस्ट में जाकर जवाब देना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी राजनीति है उसके निशाने पर अब नॉर्थ ईस्ट के लोग जो वो किस तरीके से आ रहे हैं। तो वो किरण रिजिजू भी इसको लेकर बोले हैं, उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समीर जी। बिल्कुल, किरण रिजिजू को भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल सुनते हैं पहले तरुण गोगोई को क्या कह रहे हैं और किस तरीके से उत्तर पूर्व के राज्यों में, माफ कीजिएगा गौरव गोगोई को, इसको लेकर किस तरीके से वहां पर नाराजगी है और वहां किस तरह से इस घटना को लेकर बीजेपी के खिलाफ भी नाराजगी है। चूंकि देहरादून में यह घटना घटी है और वहां पुलिस ने वहां कार्रवाई नहीं की, काफी देर बाद कार्रवाई की, यह आरोप लग रहे हैं। और वो जो छात्र है वो वहां पर उत्तराखंड में देहरादून में इस समय बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी पर यह नाराजगी उतारी जा रही है। सुन लेते हैं पहले गौरव गोगोई को। I am an Indian. I am not Chinese. The people of Northeast are Indians. The people of Northeast are not Chinese. अफसोस की बात है कि यही शब्द 9 दिसंबर को त्रिपुरा के 24 साल के युवक एंजल चकमा को देहरादून में कहना पड़ा, जब एक साधारण दिन के जैसे वो और उसका भाई बाजार से कुछ खरीदकर वापस आ रहे थे और जो काफी लोगों के साथ हुआ है और शायद अंजल चकमा के साथ भी कई बार हुआ कि बाजार में किसी ने उसको छेड़ा और उसको चीनी बुलाया। पहले के जैसे शायद अंजल चकमा वहां से निकल सकता था, चुपचाप वो अपमानजनक अभद्र शब्द सुनकर वो अपने दर्द को निगलकर वहां से निकल सकता था और शायद अगर वो करता तो आज भी जीवित होता। लेकिन उस दिन उससे और सहा नहीं गया। उस दिन सहनशीलता का बाड़ फूट गया और उसने वापस मुड़कर कहा कि मैं भारतीय हूं, मैं चीनी नहीं हूं, मैं भारतीय होने का क्या प्रमाण दूं। और जब उसने अपने पैरों पर खड़े होकर उन लोगों से आंख मिलाकर उनके शब्दों का उत्तर दिया, तो बजाय इस भारतीय युवा से गले मिलाकर, क्षमा मांगकर, दोस्ती बनाकर, उस समय 5 लोगों ने उसको पीछे से वार करके उसकी हत्या की। वो युवा 14 दिन तक अपने जिंदगी के लिए लड़ा और अफसोस की बात
कि वो हमारे बीच अब नहीं रहा। ये उसको किस तरीके से वहां पहचान पूछकर लोगों ने मारा पीटा और आखिरकार उसकी जान चली गई, और इसको लेकर किस तरह से वहां नाराजगी। और जैसा अभी बताया अमलेंदु जी ने कि उत्तर पूर्व के राज्यों का गुस्सा देखते हुए अब किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े मुखर नेता हैं, उनकी भी पीड़ा दिखाई पड़ रही है। सुनते हैं क्या कहा है किरण रिजिजू ने, क्योंकि उनको पता है कि इस पर अगर जरा भी अगर बचाव करने की कोशिश की गई तो उत्तर पूर्व में क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल, चूंकि उत्तर पूर्व में अब काफ़ी ज़्यादा बात ये बढ़ रही है, और पहले भी उत्तर पूर्व के लोग जो हैं वो जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा निशाने पर रहे हैं। और आपको याद होगा समीर जी कि गुजरात में एक समय बड़ा हंगामा हुआ था, लोग छोड़ छोड़ के उत्तर पूर्व के लोग वहाँ से भाग रहे थे। गुजरात में बहुत ज़्यादा हुआ था, वहाँ भी ये हुआ था। तो ये इसका मतलब कि उत्तर पूर्व के लोगों को निशाने पर लेकर क्या बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और कोई ऐसा जहर बोया जा रहा है जो उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ जो है वो लोगों की मानसिकता को बिगाड़ रहा है। इस तरीके के आरोप हैं। लेकिन किरण रिजिजू जो हैं वो बीजेपी का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। जो बात कह रहे हैं वो भी समझा सकता है। वो कह रहे हैं कि साहब ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय तो ये परिस्थितियां पैदा किसने की हैं? बिल्कुल, आप डिवाइडर इन चीफ जो जिनको कहा गया था, ये उनके जो भाषण हैं कपड़ों से जो पहचान लेते हैं, तो कपड़ों से पहचानते हैं, आप चेहरे से पहचान रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। आपके चेले आपसे 2 हाथ आगे निकले, आप तो कपड़ों से ही पहचानते थे, वो चेहरे से भी पहचान ले रहे हैं। तो ये है जी। तो सुनते हैं क्या कहा है किरण रिजिजू ने। और इस घटना को लेकर पूरे उत्तर पूर्व में जबरदस्त नाराजगी है, और चूंकि उत्तराखंड में बीजेपी का शासन है, बीजेपी वहां पर सरकार में है, तो बीजेपी के खिलाफ भी ये नाराजगी देखी जा रही है। सुनते हैं किरण रिजिजू को। एक भी नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हो या कश्मीर का हो या तमिलनाडु, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, हम लोग सब एक ही तो इंडियन है। किसी का साथ में घटना होता है तो दुख होना चाहिए ना, इसमें राजनीति करने का कोई मतलब ही नहीं है। देहरादून में जो हुआ है इसका तो मुख्यमंत्री तो कदम उठा ही रहा है, पुलिस कार्रवाई सख्त होना चाहिए। किसी का जात, किसी का नस्ल या किसी का धर्म लेकर के क्यों मजाक उड़ाना चाहिए? तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी हो, बाहर से आने वालों के खिलाफ में इस तरह का मजाक उड़ाना और अटैक करना, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दुख होने का नहीं है, सब देश को दुख होना चाहिए। एक भी घटना देश के लिए ये दुखद घटना होता है, ये समाज के लिए कलंक है। अगर एक भी घटना अगर कहीं होता है तो समाज मिल करके उसको लड़ना चाहिए। इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानते हुए और ऐसे घटनाएं नहीं होने के लिए सबको अवेयरनेस करना चाहिए। ये मानसिकता का बीमारी जो है वो सब में नहीं होते हैं, कुछ लोगों में होता है, और उसके वजह से समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। जब घटना होता है तो कार्रवाई सख्ती से करना पड़ेगा और फिर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो शर्मनाक तो बता रहे हैं हम लेंदु जी, लेकिन कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। फिर अब लॉ एंड ऑर्डर का मामला क्या है? उसको 8-8, 10-10 लोग इतना एक साथ मिलके पीट रहे हैं बुरी तरीके से। अब लॉ एंड ऑर्डर फिर क्या है? वहां दूसरे राज्यों के लोग सुरक्षित अगर नहीं है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? हाँ, दूसरे राज्यों के लोग सुरक्षित नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ किसी को आप देख के जो है जाति नस्ल के नाम पे, मान लीजिए समीर जी कि अगर वो एंजल चकमा त्रिपुरा का ना हो कि चीन का ही नागरिक होता, है ना जी, क्योंकि हमने तो ये सोच किया है ना वो चीनी नागरिक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हो रही होती? फिर हमारे डिवाइडर इन चीफ कपड़ों से पहचान रहे होते, क्या कह रहे होते कि हम बिल्कुल कपड़ों से पहचान लेते हैं, ऐसा ही दंड दिया जाना चाहिए चीनी नागरिकों को, क्या ये होता? तो जो 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 कह रहे हैं किरण रिजिजू भी देखा जाए समीर जी तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पे डिवाइडर इन चीफ को ही ले रहे हैं। जी हाँ, कि जो कपड़ों से पहचानने की बात करते थे उन्होंने जो मानसिकता तैयार की, वो कह रहे हैं सब में नहीं होती है, कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये मानसिकता है। तो कुछ लोग कौन है? वो कुछ लोग वही हैं जो कपड़ों से पहचानने वाले जो महामानव हैं उनके शिष्य हैं, वही लोग हैं। तो ये उसको पहचानना, और ये घटनाएं समीर जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में त्रिपुरा के व्यक्ति के साथ हो गई। अभी जस्टिस मार्कंडेय काटजू हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने एक लेख लिखा है कि उनके पास एक चिट्ठी आई तमिलनाडु से
और कहा कि वहाँ जो है जो उत्तर भारत से प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आप यहाँ कर रहे हैं उसकी किस तरीके से देखने को मिल रही है दूसरे राज्यों में? कश्मीर से जो तमाम सामान बेचने आते हैं वो पीटे जाते हैं। लखनऊ में साहब उनका सामान फेंक दिया, उनको पीटा गया। जो कश्मीरी छात्र पढ़ रहे थे उनको हॉस्टलों में उनके पर किस तरीके से हमने किए गए। और छोड़िए केरल में लिंचिंग हो गई बंगाल के व्यक्ति की, बांग्लादेशी बताकर। जो अमित शाह जी घुसपैठिया कर रहे हैं उसका नतीजा देखने को मिला। और यही आरोप लगाया पिनराई विजयन ने कि ये आरएसएस और बीजेपी ने जो बीज बोया है नफरत का, उसके नतीजे यहाँ थी बंगाली मजदूर की जो थी वो पीट कर जो थी वो जान ले ली गई और कहा गया कि ये घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। तो ये जो आप अपने सिर्फ छोटे से राजनीतिक स्वार्थ के लिए कि किस तरीके से आप सत्ता में आए और अपने जो आपके पूंजीपति मित्र हैं उनको देश के संसाधन बेचें, इस तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप देश के अंदर किस तरीके से अमन चैन खराब कर रहे हैं और देशवासियों को आपस में इस तरीके से आप लड़ा रहे हैं कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। ये इसके नतीजे समीर जी, आज आपको लग सकता है कि आपने डिवाइडर इन चीफ जो है उन्होंने देश को अच्छे तरीके से डिवाइड कर दिया है, लेकिन इसके नतीजे आने वाले दिनों में इस देश के लिए बहुत गंभीर होंगे और फिर स्थितियां आपसे भी संभलेंगी नहीं। जी बिल्कुल। और इधर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से इसी को घुसपैठियों के ही मुद्दे को लेकर एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह गए हैं और वो वहां पर कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालना ही इस बार चुनाव का मुद्दा होगा। अमलेंदु जी, अपने खुद गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर घुसपैठिए पिछले 10-11 साल से बाहर से किसी दूसरे देश से अवैध तरीके से भारत के अंदर आते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल और केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और उसमें भी गृह मंत्रालय जिसके पास इससे जुड़े हुए सारे विभाग हैं, सारे मंत्रालय हैं, वही गृह मंत्री वहां बैठकर कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। लेकिन पिछले 4-5 चुनाव से हम लोग देख रहे हैं घुसपैठियों को निकालने पर एक भी घुसपैठिया ना तो निकल पाया, और चुनाव आयोग जो घुसपैठियों को निकालने के लिए बिहार में SIR करा रहा था, उसने कहा कि घुसपैठिया तो कोई मिला ही नहीं हमें। घुसपैठिया कोई मिला ही नहीं। घुसपैठिया तो एक नहीं निकाला, 55,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है भारत की वो मोदी जी दे आए बांग्लादेश को। लो ये लो तश्तरी पे रख करके हमारा जो है भारत भूमि ये ले जाओ। जो टुकड़े टुकड़े करने की बात थी, टुकड़े टुकड़े कर दिए भारत माता की मोदी जी ने जाके दे आए 55,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश को। और एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ, अरे भैया अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए थे तो उनको उसी 55,000 वर्ग किलोमीटर पर बसा के कहते लो ले जाओ आपने, हम जमीन के साथ दे रहे हैं तुमको। तो लेकिन आपने जमीन दे दी, घुसपैठिया एक भी नहीं दिया, और आज आप भाषण दे रहे हैं। भाई आखिर आपने बिहार का चुनाव इसी पे लड़े थे ना, तो कितने घुसपैठिए निकाल दिए आपने बिहार में? झारखंड का चुनाव भी घुसपैठियों पर लड़े थे, कितने आपने निकाल दिए? आप महाराष्ट्र का चुनाव लड़े, कितने निकाल दिए? हरियाणा में कितने आपने निकाले? तो जवाब देना चाहिए ना। गृह मंत्री आप हैं देश के हैं और घुसपैठिए घुस जा रहे हैं, तो नाकामी किसकी है? आपकी नाकामी है। और कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का बॉर्डर सील किया जाना जरूरी है। तो भाई कौन सील करेगा? राज्य सरकार तो बॉर्डर सील नहीं करेगी। वैसे भी समीर जी जो नया कानून ले आए हैं संशोधन करके, बॉर्डर का 50 किलोमीटर का एरिया तो अमित शाह जी के अंडर में BSF उसकी देखभाल करती है। बिल्कुल। तो आप उसे सील कीजिए, जहाँ खोलिए तो आपके हाथ में है। तो अगर घुसपैठ हो रही है तो वह बिना आपकी अनुमति के थोड़ी हो रही है। तो ये अनोखी सरकार 78 सालों में देखने को मिली है समीर जी, जो खुद अपने ऊपर सवाल खड़े करती है। और उसी पर वो वोट भी मांगती है। कहती है कि देखो हम कितने नालायक हैं, कितने नाकारा हैं, हमको वोट दो हमारी इस नालायकी के लिए। ये गजब मामला जो है, ये मोदी जी नया जो है वो विजन लेकर के आए, क्योंकि विजनरी आदमी है, लंबा सोचते हैं। तो इतना लंबा सोचा कि हमारी सरकार बहुत नालायक है, नाकारा है, इसलिए हमारी सरकार की नालायकी नाकारापन पे हमको वोट दो। और एक चीज और अमलेंदु जी, ये देखिए कि अब वहां पर अभी चुनाव का दूर है, हालांकि अब आने वाले ही हैं अगले 4-5 महीनों में, पर यहां एक तरफ SIR चुनाव आयोग इतना सक्रिय है, वहां किस तरीके से दिक्कतें आ रही थी, प्रेशर डाला गया BLOs पर, अधिकारियों पर, लेकिन SIR करवाने पर अड़ा रहा है। अब SIR में क्या कुछ हो रहा है वो नतीजे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं, यानी तालमेल बेहतर तरीके से है और चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि आप हर समय चुनाव प्रचार ही करेंगे, तो ये जो सीमा पर बाड़ लगाने की बात कर रहे हैं, ये सब कौन करेगा? और घुसपैठिए आएंगे नहीं तो फिर आप कैसे रोक पाएंगे उनको? बिल्कुल सही बात है समीर जी कि घुसपैठिए अगर आएंगे नहीं तो आप कैसे रोक पाएंगे? तो और बाढ़ लगाने का काम करेगा कौन? आप ही को करना है। 11 साल से भाई 12 साल होने को आ गए, मई में 12 साल हो जाएंगे, तो 12 साल से आप सत्ता में हैं। और देखिए समीर जी,
12 राज्यों में एसआईआर कराई गई। 12 राज्यों में लगभग जो है वो 9 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास घुसपैठिए मिल गए हैं। भाई जिनके नाम कटे उसमें घुसपैठिए हैं, जो आपके मुताबिक, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, ये आप कह रहे हैं कि घुसपैठियों के लिए जो है बाहर निकाल के करेंगे, एसआईआर हो रहा है तो 8-9 करोड़ को निकाल के कहाँ बाहर करेंगे? नहीं, सवाल ये कि इन घुसपैठियों से ही तो आपकी सरकार बनी है। ये भी सही है। इन 8-9 करोड़ उसके से तो वोट लेगी आपकी सरकार बनी। आपने वोट ले लिया, घुसपैठिया घोषित कर दिया, और हिंदू हैं इनमें अधिकांश, तो हिंदुओं को आप घुसपैठिया घोषित करने पर तुल गए। तो ये सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है ये सवाल। जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं। और किस तरीके से वहां चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, एक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा वहां आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह रहे हैं कि कैसे यहां सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा होगा घुसपैठिया। इससे पहले बिहार में भी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था, उससे पहले झारखंड में भी, और चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराई तो चुनाव आयोग ने भी यही कहा था कि बहुत बड़ी वजह इसके पीछे यही है कि दूसरे देशों से तमाम लोग अवैध तरीके से आ गए हैं और मतदाता सूची में उन्होंने नाम दर्ज करा लिया है। लेकिन जब बिहार में मतदाता सूची आई एसआईआर के बाद तो उसमें कोई विदेशी नागरिक नहीं मिला और ना ही कोई घुसपैठिया मिला। आखिर किसके लिए ये किया गया था? तो क्या जिन लोगों के नाम उस सूची में थे उन्हीं लोगों को हटाने के लिए साजिश की गई थी? और अब पश्चिम बंगाल में भी वही चीज सामने आ रही है कि किस तरीके से यहाँ नाम हटाए जा रहे हैं। और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो ये सिर्फ नाम हटाने की प्रक्रिया है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, अभी तो नाम जोड़े भी जाएंगे। अमलेंदु जी, हाँ, अभी नाम जोड़े भी जाएंगे समीर जी, और जो नाम जोड़े जाएंगे वो नाम जो है वो किसके जोड़े जाएंगे ये देखा जा सकता है। बिहार में भी समीर जी जिस तरीके से नाम जोड़े गए और सुप्रीम कोर्ट पूछता रह गया, भाई जिनके नाम जोड़े हैं वो तो बताओ किसके नाम जोड़े हैं और किस आधार पर जोड़े हैं, उनका फॉर्म कहाँ है, वो अभी तक मालूम नहीं पड़ा। वहाँ लाखों नाम जो थे वो जोड़ दिए गए। अधीर रंजन चौधरी जब प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, उन्होंने भी समीर जी बाहर आकर मीडिया से बातचीत की है और ये भी उन्होंने भी कहा है कि हमने प्रधानमंत्री से बात की कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ जो देश भर में जिस तरह की हिंसा की घटनाएं हो रही हैं इसको रोका जाए, और जो चाहे वो किसी धर्म के आधार पर हो या किसी आधार पर हो, चाहे नस्ल या जाति के आधार पर, उसको रोका जाए। हम लोग सुन भी सकते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से मिलकर आने के बाद मीडिया से बातचीत की, तो क्या कहा है अधीर रंजन चौधरी ने? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो उत्तर पूर्व के लोग हैं या और भी जगहों के दूसरे राज्यों में उनके साथ जो हिंसक वारदातें हो रही हैं। तो ये जो एंजल चकमा का मामला है, यानी ये पूरे उत्तर पूर्व में अमलेंदु जी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर एक भी शब्द वहां पर कुछ नहीं कहा है जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ नहीं कहा है। हेमंता बिस्व शर्मा ने नहीं कहा है, माणिक साहा ने नहीं कहा है, विप्लव देव ने नहीं कहा है, हमने तो नहीं देखा कम से कम। कहीं छपा हो, वहां छप गया हो उत्तर पूर्व तो पता नहीं। किरण रिजिजू से सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं कि हाँ बहुत शर्मनाक है, लेकिन कलंक है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कलंक है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो कलंक है तो किसकी जिम्मेदारी है? इस कलंक को तैयार करने वाले कौन लोग हैं? वही डिवाइडर इन चीफ जो कपड़ों से पहचान लेते हैं। जी, तो सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री से क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या उनकी बातचीत हुई, सुनते हैं उन्हीं से। All the state government across in our country, they should be sensitized on this issue. They should be sensitized for the poor plight of migrants, and all should try to address this issue, because in Bengal it has become a burning issue right now. Any assurance given by the Prime Minister? Yes, as usual, I have flagged his attention, and he told me yes, I will be looking after it. But Home Minister himself is saying that there are so many infiltrators. So that is different. Infiltrators is different. Migrant laborers is different. It is the duty of Home Ministry to find out the infiltrators and send back to their destination. Who has prevented them? For years we are. For years we are been told that infiltrators have, captured Indian various parts of India, etc., etc. Crores of infiltrators have been invading the country. But where are those infiltrators?
तो अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर शिकायत की है और वही कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हिंसा हो रही है इस पर चिंता जताते हुए उन्होंने पत्र लिखा है। हाँ, उन्होंने पत्र लिखा और कहा है कि हमारे देश की सभी राज्य सरकारों को प्रवासियों की बुरी हालत के बारे में पता होना चाहिए। बंगाल में ये अभी एक बड़ा मुद्दा बन गया, मैंने उनका ध्यान इस ओर दिलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ मैं ऐसे देखूंगा। मुझे नहीं पता कि बीजेपी मतुआ समुदाय को घुसपैठिया मानती है कि नहीं, लेकिन बांग्लादेश में उन्हें कई तरह के धार्मिक अत्याचारों का सामना करना पड़ा है और उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है। इतने सालों में उन्होंने बीजेपी या टीएमसी को वोट दिया है, लेकिन एसआईआर के बाद उनके नाम हटाए जा सकते हैं। वे डर में जी रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये सभी सताए गए बांग्लादेशी दलित और हिंदू समुदायों से हैं। ये उनका साफ तौर पर कहना है। और बिल्कुल समीर जी, मुझे ध्यान पड़ता है कि टीएमसी के ही किसी नेता ने बहुत तगड़ा कटाक्ष किया था कि सबसे बड़ा घुसपैठिया जो उसको तो मोदी जी ने अपनी मंत्रिमंडल में बनाया हुआ है और शायद शांतनु ठाकुर की तरह उनका इशारा होगा, चूंकि वो गुरुचांद ठाकुर जिस फैमिली से वो आते हैं वो सब बांग्लादेश से यहाँ आए थे। तो ये समझा जा सकता है कि साहब उनकी तरफ शायद इशारा होगा। मुझे ध्यान पड़ रहा है कि इस तरीके का किसी ने वक्तव्य दिया था। तो ये, लेकिन ये सही है कि मतुआ समुदाय जो पश्चिम बंगाल का है वो बीजेपी का कोर वोटर है। और इस एसआईआर में क्या जो नाम काटे गए हैं उसी के, चूंकि ये खबर ही आई थी कि जो मोस्टली नाम कटे हैं एसआईआर में, ये एक खबर थी कि उसमें दास और सिंह सरनेम वाले ज्यादा हैं। तो ये दास और सिंह वाले जो हैं, ये इसका मतलब कि मतुआ समुदाय के नाम कटे हैं, इसका मतलब तो यही समझा जाता है। तो ये चिंता जो जता रहे हो, ये भी कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की ये मतदाता जो है, मतलब ये मतुआ समुदाय जो है ये बीजेपी और टीएमसी का मतदाता रहा है। बीजेपी में जाने से पहले ये टीएमसी का ही मतदाता हुआ करता था, ये भी बात सही है। और लेकिन अब जो है ये बीजेपी का मतदाता है ये वर्ग। अब इस चुनाव में क्या होगा ये देखा जाएगा, जब नाम कटेंगे और जब बांग्लादेशी बताया जाएगा और घुसपैठिया बताया जाएगा तब क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तक ये सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ जो तमाम मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा अधीर रंजन चौधरी ने, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर और घुसपैठिया, ये एसआईआर में खामियां, ये तृणमूल कांग्रेस का ये मुद्दा है और उधर घुसपैठियों को बाहर करना है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बना हुआ है। इन मुद्दों के बीच गृह मंत्री अमित शाह तो आज घोषणा भी कर दी है किसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और ये भी उन्होंने घोषणा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। हालांकि उन्होंने पिछली बार भी घोषणा कर दी थी कि 200 से ज्यादा सीट लाएगी, आई शायद 77 सीटें ही थी, लेकिन फिर से उन्होंने घोषणा कर दी है कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी। अब कैसे बनाएगी ये घोषणा कर देते हैं, कई राज्यों में घोषणा कर देते हैं, सरकार बन जाती है, जितनी सीटें कहते हैं उतनी सीटें आ जाती हैं। अब यही सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से कि आखिर ये किस तरह का कोइंसिडेंस है। हाँ बिल्कुल, ये चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कैसा है कि अमित शाह जी कहते हैं कि बिहार में जो है बीजेपी 165 सीटें जीतेगी और एनडीए 200 से ऊपर जीत जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है जो अमित शाह जी को मालूम है और चुनाव आयोग उसको सही कर देता है? तो ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आप हरियाणा में कहते हैं कि इतनी सीटें जीतेंगे उतनी आप जीत जाते हैं, महाराष्ट्र में आप कहते हैं उतनी जीत जाते हैं। भैया आखिर ऐसा कौन सा आपके पास कंपास है जिससे आप नाप लेते हैं पहले से ही कि लोकसभा चुनाव में आप हार जाएंगे और विधानसभा चुनाव में आप जो उससे जीत जाएंगे, हवा एकदम पलट जाएगी? क्या आखिर आप 3 महीने में कर देते हैं ऐसा? बिल्कुल। और इसको लेकर ये जो वहां पर एंजल चकमा को मारा गया और देहरादून में, उसको लेकर उत्तर पूर्व में नाराजगी है, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है चूंकि बीजेपी शासित राज्य है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि इस तरह के अपराधियों को बचाने का काम करती है। कुलदीप सेंगर के मामले में हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी, लेकिन वो एक मुद्दा अभी भी बना हुआ है, उसको लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों को बड़े उद्योगपतियों को सरकार सौंप देती है बिना इस बात की परवाह किए कि उनसे पर्यावरण को खतरा होगा, यानी अरावली का मुद्दा। इसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने ही फैसले पर रोक लगाई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको लेकर बातें कही कि कैसे सरकार एक षड्यंत्र रच रही थी कि अरावली को ही खत्म कर दिया जाए और खनन के जरिए उसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उसको निकाल लिया जाए। सुनते हैं क्या कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो संज्ञान इस पे लिया और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कमेटी बनाने का कार्य किया, ये जनता की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। ये जो सरकार की जो बदनीयती थी वो पकड़ी गई थी। सरकार कुछ अपने बड़े बड़े व्यवसायिक घरानों के साथ मिली भगत करके और रियल एस्टेट माफिया और खनन माफिया को अरावली बेचने की तैयारी कर रही थी।
जब जनता को ये नियत समझ में आई तो पूरे देश में आवाज उठी, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक आवाज उठी। हमने भी आंदोलन की चेतावनी दी, आपको याद होगा 3 दिन पहले गुड़गांव में हमने कहा था इस पर आंदोलन करेंगे। वो आवाज जब चारों तरफ से आई, और सच की ऐसी आवाज होती है कि सच की आवाज में, जबकि 2 केंद्र के मंत्रियों ने उसका बचाव करने की कोशिश करी कि 100 मीटर, भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं और मनोहर लाल जी खट्टर, इन दोनों ने, 2 मंत्रियों ने कहा कि ये इसमें केवल कांग्रेस शोर मचा रही है। अब मैं इन दोनों मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने जनता की आवाज को स्वीकार करते हुए उस पर स्टे लगाने का काम किया, एक्सपर्ट कमेटी बनाई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी वो वैसे ही बचाव करेंगे जो 100 मीटर का कर रहे थे? 2 ही मंत्रियों ने किया पूरे देश में 100 मीटर के फैसले का बचाव, भूपेंद्र यादव जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने, कि 100 मीटर ठीक थी, जबकि 100 मीटर का बिल्कुल फैसला कोई औचित्य नहीं है। 100 मीटर में तो लगभग हरियाणा के अंदर तो सारी अरावली आ जाती थी। आप खुद अंदाजा लगाएं कितना गलत फैसला था। तो आज ये जनता की जो आवाज है, उस आवाज को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, इसका श्रेय जनता को जाता है। और आगे भी हमें विश्वास है और हम पूरा आशा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बन के गठित की गई है, वो आने वाले समय में इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण और प्रदूषण के बीच में संतुलन बनाते हुए अगली पीढ़ी के भविष्य को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। दीपेंद्र, जो माफिया और जो भाजपा सरकार से मिली भगत करके अरावली को जो हड़पना चाहते हैं और जो अरावली को बेचना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के भेंट पर्वत और पर्यावरण को नहीं चढ़ने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रहरी बनेगी देश के लोगों का, और हम भी इस बात के लिए हमेशा सजग रहेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगाया है और इसको लेकर जयराम रमेश ने, कांग्रेस के नेता हैं, पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कई सारे सवाल पूछे हैं और एक ट्वीट किया है। उन्होंने इस फैसले के बाद भी ये कहा कि कैसे वहां पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी को ही, जयराम रमेश को ही घेरने में लगे थे, लेकिन वहां आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि कैसे इसके खिलाफ पूरा का पूरा एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, आम लोग इसके विरोध में हैं, इसलिए स्टे लगा दिया अपने ही फैसले पर। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि जो उन्होंने ट्वीट किया है, उनके ट्वीट को देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा में बदलाव को लेकर 20 नवंबर 2025 को दिए गए अपने ही फैसले को स्वतः संज्ञान लेते हुए वापस ले लिया, जबकि मोदी सरकार ने उस फैसले को पूरे उत्साह के साथ अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम अत्यंत आवश्यक और स्वागत योग्य था। अब पर्यावरण से जुड़े 3 अन्य महत्वपूर्ण और तात्कालिक मुद्दे हैं जिन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को अरावली मामले की तरह ही स्वतः संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए। 6 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को दोबारा तय करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। इसके तहत लगभग 57 बंद खदानों को खोलने का रास्ता बनाया जा रहा था। इस प्रस्ताव को साफ तौर से खारिज कर देना चाहिए। 18 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 16 मई 25 के उस फैसले की समीक्षा का दरवाजा खोल दिया था जिसमें पूर्व प्रभाव से दी जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरियों पर रोक लगाई गई थी। ऐसी मंजूरियां न्याय शास्त्र की बुनियाद के विरुद्ध है और इनको भी चूंकि नियमों और प्रावधानों को अक्सर जानबूझकर इस भरोसे के साथ दरकिनार किया जाता है कि परियोजना शुरू हो जाने के बाद निर्णय प्रक्रिया को मैनेज कर लिया जाएगा। तीसरी बात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना अक्टूबर 2010 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत परामर्श और उसके पूर्ण समर्थन के साथ की गई थी। पिछले 1 दशक में इसकी शक्तियों को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि एनजीटी बिना किसी भय या पक्षपात के कानून के अनुरूप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो ये सुझाव दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन पर भी स्वतः संज्ञान ले। लेकिन अरावली को लेकर जो फैसला दिया है, चूंकि वो फैसले से सरकार ने ही वो तय किया था, सरकार की कमेटी ने, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही बताया था, पर अपने ही फैसले को रिवाइज किया है, उस पर स्टे लगाया है और तमाम पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब एक कमेटी जो बनाई गई है वो तय करेगी कि अरावली को कैसे परिभाषित किया जाए। लेकिन ये बड़ा कदम है, चूंकि राजस्थान और हरियाणा में तमाम लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर गए थे। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, इस कैसे ये फैसला आया और किस तरीके से सरकार अरावली को कैसे अपने लोगों को देने की कोशिश कर रही थी, उसको लेकर वो कह रहे हैं। सुनते हैं उनको। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला लिया है अरावली को लेकर, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल दूध का दूध